हेलो एवरीवन, दिस इज सी शेजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स विच। तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 2 दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ऑफ क्लास 11। तो आप पहले ये क्वेश्चंस अपने आप से करके आओ। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, मैंने ये टीएस ग्रेवाल से लिए हैं एंड माइंड यू कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं उठाए हुए हैं बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस राइट। आई वुड वांट यू टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन फर्स्ट एंड मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए जो थोड़े अलग टाइप के थे, वो लिए हैं जो जिसमें मुझे लगा कि मुझे आपको हेल्प करनी चाहिए। वो ही क्वेश्चन यहाँ पर हैं, राइट। आप पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व करके आए, फिर यहाँ पर आइएगा एंड डीके गोयन हो तो आप वो सॉल्व कर सकते हो, कोई भी और भी हो आप वो सॉल्व करके यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। सबसे पहले लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स। हाँ, इसके पहले अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने इस सारे का पूरा जो चैप्टर है वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, पहले वो चेकआउट करके आना अगर आपने नहीं देखा है तब तो। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स। अगर मैंने कुछ गुड सेल किए हैं तो जो अमाउंट मैंने रिसीव किया है फिर रिसीवेबल है, यानी कि आगे रिसीव होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? मैंने आपको समझाया था कैपिटल रिसीट क्या होती है एंड रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। इसका आंसर है रेवेन्यू रिसीट। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती थी? जो मुझे डेली ऑपरेशंस के कारण रिसीव होती थी। और मेरा डेली ऑपरेशन है क्या? गुड्स को सेल करना, जो भी गुड्स मैं बना रही हूँ उसको सेल करना। तो रेवेन्यू रिसीट इसका आंसर है। कैपिटल रिसीट क्या हुआ करती थी कि अगर मैंने कुछ नॉन रेकरिंग ऑपरेशन कुछ ऐसा था, या मैंने अपने फिक्स एसेट्स को सेल किया हुआ है, या मैंने कोई बैंक से लोन उठाया हुआ है, तो ये सारा मेरा कैपिटल रिसीट होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स। तो उसे आप क्या बोलोगे? परचेज ऑफ गुड्स की बात हो रही है, यानी कि डेली ऑपरेशंस की बात हो रही है। जब भी डेली ऑपरेशंस की बात होगी तो आप याद रखना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एंड अगर कुछ रिसीव करने की बात हो रही है तो रेवेन्यू रिसीट होगा, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा। कुछ पे करने की बात हो रही है, परचेज ऑफ गुड्स की बात हो रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोस्टली नॉन करेंट कि कुछ ऐसी चीज हमने परचेज करी, जैसे फिक्स एसेट्स को परचेज किया, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। वो रोज रोज का काम नहीं है, डेली ऑपरेशन का काम नहीं है। ठीक, चलिए। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैरेक्टराइज एज व्हाट। अब यहाँ पर आप ऐसा देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि रेवेन्यू नेचर क्या है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मार्क कर दो, या फिर आप सिर्फ यही देखो कि इट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, तो आपके दिमाग में कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। बट मैंने क्या बोला था? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसका आंसर। वाई? बिकॉज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो इन दोनों के बीच में कहीं आकर अटका है, ना पूरी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन सका, ना कैपिटल एक्सपेंडिचर बन सका। दिस इज समथिंग दैट लाइज इन बिटवीन एंड दिस इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। यानी कि इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या था? एडवर्टिजमेंट। ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है, आपने कितने साल पहले अमूल का एड देखा होगा, लेकिन आज भी अगर आप अमूल दूध खरीदते हो या अमूल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, तो फिर वो क्यों खरीदते हो आप? क्योंकि पहली बार आपने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा एंड अब भले आप उसे उसकी क्वालिटी के कारण खरीद रहे हो, बट उसको उसका फायदा, उस एडवर्टाइजमेंट का फायदा जो इतने साल पहले चलाया था, वो आज भी मिल ही रहा है। क्लियर? तो वो बात मैं यहाँ पे कह रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ व्हाट। मैंने आपसे कहा था जब भी परचेज वर्ड आप सुनोगे ना अकाउंटिंग की नजर में, वैसे परचेज का मतलब कुछ भी खरीदना हो सकता है, बट अकाउंटिंग के लिए परचेज वर्ड का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना है आपको। ओनली दोज आइटम्स दैट आई डील इन, सिर्फ उन चीजों के लिए मैं परचेज शब्द का इस्तेमाल करूंगी जब उन्हें खरीद के लाऊंगी। तो हेंस आप यहाँ पे पढ़ के देखिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास। गुड्स फॉर रीसेल, स्टेशनरी फॉर यूज, असेट्स फॉर द फैक्ट्री और नन ऑफ दीज। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ रहे होगे, मैंने आपको बोला जो जिन आइटम्स में मैं डील करती हूँ उनकी खरीदारी को ही मैं परचेज बोलूंगी। तो ये है मेरा आंसर, गुड्स फॉर रीसेल। क्योंकि हम परचेज शब्द का इस्तेमाल बहुत ही स्पेसिफिक वे में करते हैं। असेट खरीदा है कोई भी तो उसके लिए परचेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट। कौन इनमें से फिक्स्ड एसेट नहीं है? ध्यान से देखिएगा। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस विद बैंक, या फिर गुडविल। मैंने आपको समझाया था फिक्स असेट क्या होता है, कि ये वो असेट होते हैं जो मैंने रीसेल करने के लिए नहीं खरीदे हुए एंड इनका फायदा मुझे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब अगर आपने ऑप्शंस पढ़े हो तो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। बिल्डिंग लोगे तो उसका फायदा कई सालों तक मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी चाहे गुडविल, बहुत साल तक इन सबका फायदा मिलेगा। एंड
ये सारे आइदर टैंजिबल असेट्स हैं और इनटैंजिबल असेट है। दिस इज इनटैंजिबल। बाकी बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी जो है वो टैंजिबल असेट्स है। लेकिन बैलेंस विद बैंक ये ऐसा असेट है जो हर कुछ दिन में आपका खत्म होता रहेगा एंड वापस आता रहेगा। हर कुछ दिन में इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, तो मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज ये तो ऑलरेडी इन कैश ही है। लेकिन ये एक लिक्विड एसेट है, इसका फायदा आपको इसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाएगा। ठीक, आप इससे कोई भी और बेनिफिट अपने लिए परचेज कर सकते हो। क्लियर? ओके। तो अब सिक्स पर आते हैं हम लोग। अ पर्सन हु ओज मनी टू अ फर्म फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो उसे आप क्या बोलोगे? यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्रेडिटर, डेटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो भाई ये क्या पूछ रहा है कि एक ऐसा बंदा है जिससे मेरे बिजनेस को पैसे पेमेंट करने हैं अभी, यानी कि वो मुझसे उधारी लेकर गया हुआ है, तो फिर वो कौन होगा मेरे लिए? वो डेटर होगा। ठीक है, क्रेडिट वर्ड देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आप क्रेडिटर मार्क कर दो। पढ़ो पहले कि किसने किससे पैसे उधार लिए। बिजनेस से पैसा उधार लिया गया है, इसीलिए डेटर कहलाएगा वो इंसान। क्लियर? ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? अच्छा, बाय द वे, ये जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आपसे कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि भाई, इसी का जस्ट उल्टा पूछ लेगा कि भाई उसको आप क्या बोलोगे जिसने बिजनेस से उधार ले रखा है, तो ये, तो तब उस केस में वो क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ओके। सेवेंथ पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? तो आप ऑप्शंस पढ़िए। क्रेडिटर्स, टर्म लोन, डिवेंचर्स एंड कैपिटल। कौन सी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है? तो मैंने आपको ध्यान होगा मैंने बताया था, क्रेडिटर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, हम क्या मानते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे मैं कुछ सामान उधार पर खरीद के लेके आई हूँ। और जनरली ऐसा माना जाता है कि क्रेडिटर्स को विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक साल के अंदर अंदर ही पे बैक कर दिया जाता है। एंड ये साइकिल चलती रहती है कि मैंने उनसे उधार पे सामान लिया, फिर उन्हें पे किया, फिर उधार पे सामान लाई, फिर पे किया, इस तरीके से। तो उनको कभी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जनरली नहीं माना जाता है अनलेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप मान लो कि ये आंसर जो है वो क्रेडिटर्स ही होगा। बाकी टर्म लोन हो गया, ये सब काफी सालों तक लोन चलने वाले। कैपिटल तो ओनर ने एक बार दे दिया, फिर वो जब तक बिजनेस बंद नहीं होगा तब तक जनरली बिजनेस को उसको वापस नहीं करना पड़ता है ओनर को। डिबेंचर्स भी ऐसे होते हैं जो जनरली लॉन्ग टर्म ही होते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स क्या होते हैं ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बट है एक टाइप का लोन ही, इतना ध्यान रखना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स? गुड्स क्या होते हैं भाई? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सोचने में थोड़ा 1 मिनट जा सकता है, लेकिन अच्छे से सोच के जवाब देना। इनमें से क्या चीज जो है वो गुड्स कहला सकती है? गुड्स पहली बात तो होते क्या है, जिन आइटम्स में मैं डील करती हूँ वो गुड्स है, जिनको मैंने बेचने के लिए खरीद रखा है या बना रखा है। ठीक, पढ़िए। मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, ध्यान रखो, मशीन इन फॉर एनी जनरल कंपनी जिसने मशीन को किस लिए खरीदा है? काम करवाने के लिए उससे, उसके लिए वो गुड्स नहीं कहला सकता, उसके लिए वो असेट हो जाएगा। बट ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा है, मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, मशीन खरीदी ही क्यों है? बेचने के लिए। यानी कि मैं उसमें डील करती हूँ, तो फिर वो मेरा गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये तो गुड्स है। अच्छा, दूसरी बात पढ़ो, फर्नीचर परचेज फॉर सेल, अगेन इसका मतलब मैं फर्नीचर में डील करती हूँ, अगर मैंने उसे बेचने के लिए खरीदा है तो फिर मैं उसे क्या मान लूंगी? वो भी मेरा गुड्स हो जाएगा। अदरवाइज किसी जनरल जगह पर आप देखो तो फर्नीचर आपका असेट होता। ठीक है, विच इज नॉट मेंट फॉर सेल। मशीन, फर्नीचर ये सब मेंट फॉर सेल नहीं होते, ये हमारा फिक्स्ड असेट कहलाता है जनरली। बट इफ इट इज सेड कि दीज आर मेंट फॉर सेल, तो आप उसे गुड्स मान सकते हो। फिर बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज्ड बाय अ बुक सेलर, एक बुक सेलर ने अगर बुक्स एंड स्टेशनरी खरीद रखी है तो बेचने के लिए ही खरीदी होगी, तो इसीलिए उसको भी आप गुड्स मान सकते हो। एंड हेंस मेरा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ही यहाँ पर गुड्स कहला सकते हो। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि कई बार आप मशीन और फर्नीचर का नाम देखकर कंफ्यूज हो सकते हो कि कहीं ये मतलब असेट तो नहीं, और आप सीधा इसको टिक मार्क करके आ जाओगे। ठीक है, चलो नाइन्थ पर आ जाते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? इनमें से कौन सा जो है आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हो? अगेन मैं कहूंगी कि ये भी थोड़ा सा जरूरी सवाल है, ध्यान से पढ़ो। बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहली बात तो पहचानने के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी। सबसे पहला ये कि वो बिजनेस में हो रहा हो, कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए वो प्रोपराइटर का। और दूसरी चीज क्या, कि मैं उसे इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकूं, यानी कि उसकी कुछ मनी में वैल्यू हो। ठीक है, तभी मैं उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकती हूँ। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं आप। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट,
ध्यान रखो, ये गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट किस में हुआ? ये हुआ तो बिजनेस में है, दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस। एंड ऑल्सो भले ये क्रेडिट पे हुआ है, कंफ्यूज मत होना कि क्रेडिट पे हुआ है तो मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, बिल्कुल कर सकते हैं, बस अभी उधार पे लिया हुआ है। ये तो पता है ना कि हाँ 100 रुपए के गुड्स हैं, बाद में देना है। तो इसीलिए ए तो जो है ये मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, बाकी को एक बार चेक कर लेना बहुत जरूरी है। ये एकदम से आप कभी भी टिक मार के आ मत जाना पहला ही ऑप्शन पढ़ के, ठीक है? बाकी ऑप्शंस को हमेशा चेक किया करो, उसके बाद ही अपना फाइनल आंसर चूज करो। बट ये मैंने बता दिया, ये तो है बिजनेस ट्रांजैक्शन, बाकी का देखते हैं। एन एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड, भाई हो तो बिजनेस में रहा है ये, एम्प्लॉय तो बिजनेस में होगा, लेकिन क्या इसको मैं मनी के टर्म से मेजर कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती, तो ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तीसरा पढ़ो, प्रोप्राइटर परचेजिंग अ कार फॉर पर्सनल यूज, ध्यान रखो पर्सनल यूज के लिए परचेज किया है, और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से पैसा निकालकर कार परचेज किया पर्सनल यूज के लिए। इसीलिए उसने अपने घर में यार साइकिल खरीदी हो, कार खरीदी हो, कुछ भी खरीदो, क्या फर्क पड़ता है बिजनेस को इससे? ना बिजनेस में तो ये हुआ नहीं है, भले इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल हो, ठीक है? ओके, दिस इज अ पर्सनल यूज ट्रांजैक्शन। फिर डी पढ़ते हैं हम लोग, सेल ऑफ पर्सनल असेट बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने अपना कुछ पर्सनल असेट बेच दिया है जाके भंगार में, हमें क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस के पास तो कोई पैसा नहीं आया ना, ठीक है? बस इसको हटाओ, मिट्टी पाओ इस पे, और पहला वाला आंसर ही मेरा एक्चुअल फाइनल आंसर है, ठीक है? चलो, टेंथ वाले पे आ जाते हैं। सेल इज रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू। नाउ ये आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में ऑल्दो कवर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी झलक दे देती हूँ मैं आपको। जब हम अक्रूअल अजम्पशन पढ़ेंगे ना, तब हमको इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है। बट झलक दे देती हूँ, हमारे पास ये क्वेश्चन है तो व्हाई नॉट डिस्कस, ठीक है? कभी भी हम ये कब मानते हैं कि मैंने कोई चीज सेल कर दी है? मेरा बुटीक का बिजनेस अगर है, तो मैं ये कब मानूंगी कि मैंने सेल कर दी, मेरी एक सेल हो गई? क्या हम उसे तब मानेंगे जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, यानी कि किसी आंटी जी से मेरी बात हो गई कि हाँ भाई वो मेरे से कुछ 50 जो है कुछ कपड़े बनवा कर लेके जाएंगी, कुछ सूट वूट बनवा के ले जाएंगी। मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मगर अभी मैंने उन्हें जो है सामान भेजा नहीं है, उन्होंने मुझे पेमेंट किया नहीं है, कुछ नहीं हुआ, बस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नहीं, तब हम उसे सेल नहीं मान सकते। अभी सिर्फ बातचीत चल रही है, उसे सेल मत मान लेना। फिर दूसरा पढ़ो, एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, यानी कि मैंने उनके यहाँ पर अपना ये जो भी बनवा बनवा के भेज दिया जब, तब क्या हम उसे सेल मान सकते हैं? जी हाँ, हम उसे एग्जैक्टली तभी सेल मानेंगे जब मैंने अपना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि मैंने जो मुझसे बात कही गई थी कि आपको कपड़े बनाकर देना है, जब मैंने वो परफॉर्म कर दिया ना, देन आई कैन से कि अब मेरी सेल हो गई। भले अभी मुझे पैसे रिसीव हुए हो या नहीं हुए हो, मैंने अपना पार्ट पूरा कर दिया। चाहे मुझे कोई गुड्स प्रोवाइड करने थे वो प्रोवाइड कर दिया, चाहे मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड करनी थी, ठीक है? सपोज मुझे ये काम दिया गया है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मुझे एक जगह की ऑडिट करनी है जाकर, तो अगर मैंने ऑडिट करके कंप्लीट कर दी है, तो मैं कह सकती हूँ मैंने सेल ऑफ सर्विस कर दी। क्लियर? चलो, तीसरा भी ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स, कोई मतलब नहीं है इसका कि डेटर को जिस दिन डेट दी हुई थी उस दिन का टाइम एक्सपायर हो गया तब मैं मान लूं कि सेल हो गया, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, मैंने कहा ही कि कैश आए या नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी फर्क किससे पड़ता है कि मैंने अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था, मुझे जो करना था वो कर दिया, बस। तो बी आंसर होता है इसका। अक्रूअल अजम्पशन के टाइम पे और अच्छे से समझेंगे, तब मैं यहाँ पर इसे कोट कर दूंगी आपके लिए वापस से, ठीक है? नाउ, परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ, 11th क्वेश्चन पे आ गए। परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ व्हाट? स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, असेट्स फॉर द फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट और गुड्स फॉर रीसेल। आई थिंक मैंने क्वेश्चन दोबारा डाल दिया है, ठीक है? हमारा पहला वाला क्वेश्चन भी एक था इसी टाइप का। तो गुड्स फॉर रीसेल को मैं परचेज बोल सकती हूँ, ठीक है? इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग एक बार जरा सा ट्रू और फॉल्स भी देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कायदे का लगा, पढ़ लेते हैं एक बार। क्या जो डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस, ये सब जो है, क्या ये फिक्टिशियस असेट्स होते हैं? ध्यान करो, मैंने आपको 3 टाइप के असेट्स बताए थे, नॉन करेंट असेट एंड फिक्टिशियस असेट्स। तो पहले तो याद करो फिक्टिशियस असेट होते क्या थे। इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसमें क्या आता था? एडवर्टाइजमेंट, बस। इनमें से कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये सब क्या हुआ करते थे? ये सब के सब भैया करेंट असेट होते थे। क्या माना जाता था कि ये जो है, इनसे हमें जल्दी ही ये दीज विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कि डेटर्स
1 साल के अंदर-अंदर में मेरे को पैसे वापस करके जाएँगे, कन्वर्ट हो जाएँगे इनटू कैश। सेम विद बिल्स रिसीवेबल, हमने ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करी थी और उनमें ये दोनों आया करते थे। बैंक बैलेंस इज़ ऑलरेडी इन कैश एंड मैं उससे कभी भी बेनिफिट ले सकती हूँ, दैट इज़ आल्सो माय करंट एसेट। दीज़ आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट, हेंस ये मेरा फॉल्स हो जाता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। लेट्स कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स नाउ। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ 2। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़िए, बैड डेट्स रिकवर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ रिसीट। हमने दो टाइप की रिसीट पढ़ी है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। हमें उसमें क्लासिफाई करना है। तो पहले तो ये जान लेते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होते हैं। तो देखिए, कभी भी ऐसा होता है कि कोई आपसे उधार पे सामान लेके गया हो। मेरी दोस्त थी रिया, उसने मेरे से सामान जो भी कपड़े थे सब उधार पे लेके वो चली गई। 2 महीने का मैंने उसे टाइम दिया लौटाने का पैसा, उसने नहीं लौटाया। इनफैक्ट बाद में वो मुझे कह देती है, "भूल जाओ वो पैसे, मेरे पास नहीं है पैसे देने को तुम्हें।" तो अगर उसने ऐसा कह दिया कि आई एम ब्रोक नाउ, आई कैन नॉट पे यू एनी मनी, तो क्या होगा कि मैं उसे बैड डेट्स मान लेती हूँ अपनी अपनी बुक्स में ऐसा मान लेती हूँ कि वो लॉस हो गया मेरा, मैं कहीं गई थी और पैसे गिरा के चली आई। ऐसा अपने मन में मान के संतोष कर लेती हूँ कि दिस इज़ अ लॉस टू माय बिज़नेस नाउ, आई कैन नॉट गेट दिस मनी बैक। मगर एक दिन रात को रिया सो रही होती है और उसके जो है सपने में माता रानी आती है और कहती है कि पैसे वापस कर उसके, कैसे भी कर दे पर पैसे वापस कर। तो अगर उसने कहीं और से मान लो लोन लेके वो हाथ जोड़ के आई मेरे पास कि ये लीजिए आपके पैसे, और मेरे लिए तो ये चमत्कार हो गया कि भाई पैसे वापस आ गए, यानी कि पैसे रिकवर हो गए मेरे। उसी को मैं बोलूँगी कि वो पहले जो बैड डेट हो गया था, जो लॉस हो गया था मुझे, अब वो क्या हो गया है, बैड डेट्स रिकवर्ड, आई कैन कॉल इट बैड डेट्स रिकवर्ड, राइट? तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, आई कैन कॉल इट अ रेवेन्यू रिसीट। वो मेरे लिए एक रेवेन्यू रिसीट हो जाती है, ठीक है? कैपिटल रिसीट क्यों नहीं? बिकॉज़ ये मेरे डेली ऑपरेशन से रिलेटेड है, राइट? जो मैंने सेल किया था वो डेली ऑपरेशन से रिलेटेड था, अब वो मेरे पास वापस आ चुका है पैसा, तो वो भी मेरा डेली ऑपरेशन से रिलेटेड है, हेंस इट इज़ अ रेवेन्यू रिसीट। ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ व्हाट टाइप ऑफ अ लायबिलिटी? 2 ही टाइप की लायबिलिटी पड़ी थी, करंट एंड नॉन करंट। तो अब भाई बैंक ओवरड्राफ्ट का मैंने आपको मतलब बताया था कि कभी-कभी जो बैंक होता है वो हमें हमारा जितने बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं उससे ज़्यादा विथड्रॉ करने की लिमिट अलाउ कर देता है हमको। तो वो पैसा कभी अगर हमने उससे ज़्यादा विथड्रॉ कर लिया, अगर 2 लाख पड़े थे बैंक में, हमने 2,10,000 विथड्रॉ कर लिया। बैंक ने हमें इजाज़त दी थी कि आप कर सकते हो इतना एक्स्ट्रा पैसा विथड्रॉ। तो ये जो 10,000 है, आई विल हैव टू रिटर्न इट टू द बैंक समडे। राइट, बिकॉज वो बैंक का पैसा था, उसने मुझे बस अलाउ किया था कि हाँ ठीक है, आपकी इज्जत ना जाए, आपको जहां जो पेमेंट करना है कर सकते हो आप इस तरीके से, बट आई हैव टू रिटर्न इट टू द बैंक एंड इट इज जनरली considered as a current liability because I'll have to return it within one accounting period। ऐसा नहीं कह सकते कि 5 साल बाद बैंक में तुम्हें तुम्हारे ये जो तुमने मुझे पैसे निकालने दिए थे एक्स्ट्रा वो रिटर्न करूंगी, नहीं। इसे आप जनरली वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो। क्लियर? चलो, अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। 3 टाइप के क्वेश्चंस मुझे थोड़े से ठीक ठाक लगे जो, वो हम लोग देख लेते हैं। A firm earns a revenue of 21,000 rupees। अगर रेवेन्यू है 21,000 रुपीज का, एक्सपेंसेस टू अर्न दिस रेवेन्यू और 15,000 रुपीज, तो इनकम कैलकुलेट करने को बोला है। तो इनकम का आप सबसे पहले लिख कर आ जाना कि इनकम का फॉर्मूला क्या है, इसका आपको कुछ मार्क्स मिलेगा। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस आप लिख कर आओगे तो मजा आएगा। और इसका फॉर्मूले में से पुट कर दो कि जितना भी पैसा मेरे हाथ में आया दैट इज रेवेन्यू, जितना पैसा मेरे हाथ से चला गया एक्सपेंसेस, वो माइनस कर दो एक्सपेंसेस आप रेवेन्यू में से, तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा ₹6,000। ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ फर्म हैज रिसीव्ड अ लार्ज ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स। हमें एक ऑर्डर मिला है, सपोज मेरा एक फर्म है, मुझे मुझे एक ऑर्डर मिला है कि हाँ आप हमको सप्लाई कर देना कुछ गुड्स, ठीक है? तो आगे पढ़ो, विल इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म? क्या हम इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर मुझे एक ऑर्डर मिला है अभी तक? तो ध्यान रखो, बुक्स में हम किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं? अगर वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ तभी हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो हम उसे इग्नोर करेंगे। अकाउंटिंग का क्रक्स ही यही है कि वी ओनली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। क्लियर? अब हमें ये पता करना पड़ेगा क्या हम इसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो दो चीजें आपको देखनी थी। सबसे पहला, इज इट रिलेटेड टू द बिजनेस? कहीं ये कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन तो नहीं? तो नहीं, पर्सनल ट्रांजैक्शन तो नहीं है, हो तो बिजनेस में ही रहा है भाई। दूसरी चीज क्या चेक करनी थी, कैन वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी? वी कैन नॉट, एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट, अनलेस मैं वो सामान सप्लाई कर दूं और वो सेल मान ली जाए।
तब तक मैं ऐसे मेजरेबल इन मनी टर्म्स नहीं मान सकती, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है, ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव इवेंट हुआ है, आप ऐसा मान लो। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ सामान का सप्लाई करने का ऑर्डर रिसीव हुआ है, मैंने कुछ भी सेल नहीं करा है अभी तक। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली वैसा ही आप इसको मान सकते हो कि आपने अपने यहाँ पे किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है, अभी बस अपॉइंट किया है। ऑल दो जब आप उसे सैलरी दोगे तब आप उसे नाप सकते हो पैसे में, जो सैलरी आपने प्रोवाइड करी है उसको आप ट्रांजैक्शन बोल सकते हो। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आपने सिर्फ अपॉइंट किया है, और यहाँ क्या हुआ है, अभी आपने सिर्फ जो ऑर्डर है उसे रिसीव किया है। पैसे में कब नाप सकोगे, जब सेल कर दोगे उसको। समझ में आ रहा होगा डिफरेंस, कि अभी हम इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। इसीलिए यहाँ पे रीजन देने को भी बोला है, तो आप कह सकते हो कि नो, दिस विल नॉट बी recorded in the books as it is not a business transaction। ठीक है, एक लाइन में आप ये भी बता सकते हो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन ये क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग आई है। एनीवे, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, अगर सेकंड वाले क्वेश्चन में मान लो ये लिखा होता कि अ फर्म हैज मेड अ सप्लाई ऑफ गुड्स, तब क्या होता, तब वो हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते थे, बिकॉज नाउ हम ये मान सकते हैं कि बिजनेस ने सेल किया है, और सेल किया है तो उसे डेफिनेटली हम लिख सकते हैं कि हाँ भाई 2 लाख का सेल किया है, 3 लाख का सामान सप्लाई किया है, इस टाइप का। तब हम उसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ओवर एक्सप्लेनेशन की मारी हुई है। चलो, व्हाट आर इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज, हमने देखो लाइबिलिटीज में अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था 2 टाइप की होंगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो एक्सटर्नल वो होती है जो बाहरी लोगों को पे बैक करनी होती है हमको, और इंटरनल वो होती है जो अंदरूनी लोगों को पे बैक करना होता है। अंदरूनी लोगों क्या, बल्कि एक ही इंसान होगा जो ओनर होगा या जो प्रोप्राइटर होगा, उसी को, वो ही इंटरनल बंदा कहलाएगा बिजनेस का, एंड उसी को जब हमको कुछ पे बैक करना होगा तो इंटरनल लाइबिलिटी कहेंगे। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू द ओनर, या फिर प्रोप्राइटर को वापस करना हो, तो आप उसे कह सकते हो कि वो इंटरनल लाइबिलिटी है बाय द बिजनेस में लिख चुकी हूँ, दैट इज कैपिटल। क्लियर? तो आगे इसको और सजा के लिख देना, इज नोन एज इंटरनल लाइबिलिटीज। ठीक है, बस उतना। चलो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे जो मुझे थोड़ा सा काम का लगा, विच इज अबाउट कि यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉस एंड एक्सपेंस। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिर लॉस और एक्सपेंस में फर्क क्या होता है। तो एक्सपेंस, हमने बात करी थी कि एक्सपेंस का मतलब होता है जब मैं कोई खर्चा कर रही हूँ और मेरा एंड इंटेंशन क्या है कि मैं उस खर्चे के कारण कुछ रेवेन्यू कमा सकूं, तब उसे हम एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे मैंने सैलरी पे करी अगर, तो मैं मेरा क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि सामने वाला जो एम्प्लॉय है वो मेरे लिए काम करे एंड उससे मेरी रेवेन्यू जनरेट हो। मैंने अगर रेंट पे करी है तो मेरा इंटेंशन है कि मैं यहाँ पे बैठ के इस ऑफिस में बैठ के काम कर सकूं, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट होगी। इसी तरीके के और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस, इंटरनेट का एक्सपेंसेस, या मैं कुछ परचेज करके लाई अगर गुड्स वगैरह, तो गुड्स का परचेज भी एक्सपेंसेस ही कहलाता है, एंड वो भी मैंने किस लिए किया था कि मैं उसको प्रोसेस करके सेल कर सकूं एंड मेरी रेवेन्यू आए। तो आपको एक्सपेंस का मतलब समझ में आया अभी तक कि ये मैं क्यों करती हूँ। हियर आई एम स्पेंडिंग मनी टू अर्न रेवेन्यू, ये है मेरा मेन मकसद। और सॉरी, टू अर्न रेवेन्यू लिख देती हूँ, वो बेहतर है, टू अर्न सम रेवेन्यू। एंड इसका एग्जाम्पल वगैरह भी आप लोग लिख कर आइएगा कि सैलरी का पेमेंट करना, रेंट का पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना, या कुछ परचेजेस करना, इस सब में मेरा एक ही मोटिव है कि मैं रेवेन्यू कमा सकूं। अच्छा, एक्सपेंसेस तो समझ में आ गया, अभी बात कर लेते हैं कि लॉस का मतलब क्या होता है। भाई लॉस एक ऐसी चीज है जो बस हो गई, मैं चाहती नहीं थी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि ये लॉस हो जाए और इससे मेरी रेवेन्यू अर्न हो, इससे मेरी कोई रेवेन्यू अर्न नहीं होती। ये बस एक
कब कहो आप कि एक्सीडेंट कभी हो जाते हैं, उसके कारण लॉस हो जाता है, जैसे कि लॉस बाय फायर। अगर आग लग गई गोडाउन में तो उससे आपका लॉस हो गया, उससे आप कोई रेवेन्यू अर्न नहीं कर पाए एंड इसमें आपकी कोई इच्छा नहीं थी, यू हैवंट डन इट डेलिबरेटली। एक्सपेंस आपने अपनी मर्जी से किया, लॉस अपनी मर्जी से नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि एक रिडक्शन है आपकी इनकम में, दिस इज अ रिडक्शन इन इनकम। एंड ये कुछ भी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस के कारण भी हो सकता है, जैसे कि अननेचुरल सर्कमस्टांस तो इस वाले सेकंड एग्जांपल को नहीं बोलूंगी जो देने जा रही हूँ। आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपका कोई फिक्स्ड सेट था, मान लो कोई मशीनरी थी बहुत समय से पड़ी हुई थी, आपने उसको काफी हद तक यूज कर लिया था एंड अब वो आपके किसी काम नहीं आ पा रही है। आपके हिसाब से आपको लगता था कि 50,000 रुपए में मैं इसको मार्केट में बेच सकती हूँ अभी भी, लेकिन जब आप मार्केट में पता करने गए तो कोई 10,000 से ऊपर उसको खरीदने को तैयार नहीं था। तो आपका 40,000 रुपए का जो ये हुआ ना, ये नुकसान कहलाएगा। ये कोई एक्सपेंस नहीं है, दिस इज अ लॉस, कि आप अपने फिक्स्ड असेट को उतने पर नहीं बेच पाए जितने पर उसकी वैल्यू आपकी बुक्स में बची हुई थी। आपको लगता था आप इतने में बेच पाओगे, लेकिन नहीं बेच पा रहे आप, ठीक है। वो भी लॉस हो गया, आपके हाथ में नहीं था, दिस इज नॉट इन योर हैंड्स, ठीक है। एक्सपेंसेस आर इन योर हैंड्स टू सम एक्सटेंट बट लॉस इज नॉट। क्लियर? चलो, आपको एक डिफरेंस समझ में आया होगा यहाँ पे, और इसी को आप सजा वजा के लिख लेना। लॉसेस के कई एग्जांपल्स ही मैंने जो आपको दिए थे वो आप एग्जांपल भी यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे बैड डेट्स हो गया आपका, ठीक है। बैड डेट आपका एक एग्जांपल हो सकता है, या फिर आपका लॉस बाय लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या लॉस ऑफ असेट्स बाय फायर, इस टाइप की चीजें ही आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। ये इससे ना क्या होगा, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी इस चैप्टर को लेकर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हर एक टर्म जो हमने पढ़ा है उसका मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ कहानी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करूंगी इसको, पहले हम एक आइडिया ले लेते हैं कि आखिर इन्होंने एक्चुअल क्वेश्चन पूछा क्या। यहाँ पे कहानी लिखी है, यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन लिखे हैं, तो हमें इसी कहानी में से इस इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। पहले एक बार क्वेश्चंस का आइडिया ले लेते हैं कि पूछा क्या है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच गोपाल स्टार्टेड द बिजनेस, तो हमें कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स्ड असेट्स, क्या फिक्स्ड असेट्स उसने खरीदे थे। वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, गुड्स कितने के परचेज किए थे उसने। हु इज द क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है हमारा, एंड कितना अमाउंट पेबल है उससे, वो पता करना है। डेटर कौन है हमारा एंड उससे कितना अमाउंट रिसीवेबल है, वो पता करो। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंसेस पता करना है हमें। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्रॉइंग्स कितनी करी गोपाल ने, वो पता करना है। अब हमें एक आइडिया लग गया। अब जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसी नजर से पढ़ेंगे कि हमें ये आंसर करना है। क्या करो ना ऐसे क्वेश्चंस के लिए, पढ़ना स्टार्ट करो। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है इनका, विद 8 लाख रुपीज। तो ये मेरा कैपिटल हो गया, यहीं पर लिख लो, अभी बाद में हम लोग आंसर कर लेंगे, ठीक है। छोटा छोटा लिखते चलोगे ना अगर, तो फिर आपको इसको बाद में आंसर करने में जब आप लिखने चलोगे ना तो आसान लगता है। तो ये मैंने कैपिटल लिख लिया, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ये पहला आंसर हो गया। आउट ऑफ दिस ही पेड 4 लाख फॉर द परचेज ऑफ गारमेंट्स, 4 लाख का परचेज किया उसने, ठीक है। एंड तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि दिस इज परचेज का अमाउंट, ठीक है। फिर एंड 50,000 फर्नीचर के लिए दे दिया, तो ये हो गया मेरा एक फिक्स्ड असेट। और 50,000 कंप्यूटर्स के लिए दे दिया, अगेन मेरा फिक्स्ड असेट है ये। पूछा था ना फिक्स असेट नीचे, इसीलिए मैं लिख रही हूँ। वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, रिमेनिंग अमाउंट जो था वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये वाला अमाउंट हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा करंट असेट कितना है, ठीक है। ऑल्दो आई डोंट थिंक हमने करंट असेट पूछा गया यहाँ पे, लेकिन फिर भी चलो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ही सोल्ड सम ऑफ द लेडीज एंड किड्स गारमेंट फॉर 3 लाख रुपए फॉर कैश, तो ये तो मेरा सेल हो गया कि 3 लाख रुपए कैश में सेल किया है। एंड सम गारमेंट्स फॉर 1.5 लाख ऑन क्रेडिट, ये भी मेरा सेल हो गया, ठीक है। एंड राजेश कौन हो गया यहाँ पर, ये मेरा डेटर हो गया, क्यों, क्योंकि ये बंदा मेरे से सामान जो है वो उधार पे लेके गया है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। सबसेक्वेंटली ही बॉट मेंस गारमेंट्स, 2 लाख रुपए के सतीश से इन्होंने गारमेंट्स खरीदे, और इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये परचेज है, परचेज है। और सतीश कौन हो गया इस केस में, क्रेडिटर हो गया, ठीक है। ये भी मैंने लिख लिया। इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ अ फायर ब्रोक आउट, फायर एंड स्टॉक ऑफ गारमेंट्स वर्थ 1 लाख वॉज डिस्ट्रॉयड, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया मेरा, ठीक है। ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ध्यान रखना। आग लगी है, मेरी इच्छा तो थी नहीं ऐसी कुछ भी कि आग लगा दूं मैं अपने ऑफिस में, लेकिन आग लग गई, लॉस था, नुकसान है बिजनेस का, कोई खर्चा नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं आ रही इससे, ठीक है। लेटर ऑन सम गारमेंट्स विच कॉस्ट 1,20,000 वर सोल्ड फॉर 1,30,000, तो ये मेरा सेल हो गया, ठीक है।
1,30,000 में बेचा मैंने कितने का सामान, 1,20,000 रुपए का सामान। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड वर 15,000, ये है मेरे एक्सपेंसेस अलग से जो मुझे बताए गए। गोपाल विड्रू 20,000 फॉर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करके लेके गया, तो ये हो गई मेरी ड्रॉइंग्स। मैंने सब कुछ लिख लिया। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको नीचे आके, कि सबसे पहले पूछा है कि कैपिटल क्या था, तो कैपिटल तो था भैया ₹8 लाख का। 8 लाख रुपए से इसने बिजनेस की शुरुआत करी थी। सेकंड देखते हैं क्या पूछा हुआ है। व्हाट फिक्स्ड असेट डिड ही बाय, तो फिक्स असेट तो हमने लिखे थे यहाँ पे 50,000 का हमने फर्नीचर खरीदा था एंड 50,000 का कंप्यूटर्स खरीदे थे, तो वो भी लिख लेते हैं। फर्नीचर ऑफ ₹50,000 एंड कंप्यूटर्स ऑफ ₹50,000, ठीक है। अभी राइटिंग पे ध्यान मत दो यार, ठीक है, बस फटाफट हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, अभी गुड्स कितने के परचेज किए, तो याद करो हमने परचेज यहाँ पर लिखे हुए थे सारे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसने क्या किया था, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं लिखे थे हमने, हमने यहाँ लिखा था, देखो परचेज लिखा हुआ है, ठीक है। 4 लाख रुपीज का सामान हमने इधर परचेज किया था, परचेज ऑफ गारमेंट्स। और भूल मत जाना यहाँ पर भी परचेज लिखा हुआ है 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो मार्क कर देती हूँ आपके लिए, 4 लाख रुपए ये और 2 लाख रुपए ये, इतने का हमने परचेज किया हुआ है। तो टोटल 6 लाख रुपए की हमने परचेज कर रखी है। लिख लेते हैं कि परचेज, इसको ना आप थोड़ा सा लंबे एक 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 लाइन में अच्छे से लिख लेना फॉर्मली, ठीक है। परचेज जो है वो ₹4 लाख प्लस ₹2 लाख की हुई है, यानी कि टोटल कितने की हुई है, 6 लाख रुपए की, ठीक है। प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, एक लाइन में लिख के आना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे मैंने सामान उधार पर परचेज किया, वो मेरा क्रेडिटर हुआ। और कितना अमाउंट पे करना है वो भी मुझे बताना है। तो सबसे पहले मैंने अपने परचेजेस देख लो कहाँ कहाँ लिखे थे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा था परचेज, कि मैंने 4 लाख रुपीज का सामान परचेज किया था। लेकिन ध्यान दो ये लिखा हुआ है साफ कि ये पेड है, यानी कि इट वाज इन कैश, तो इसे तो मैं क्रेडिटर में बिल्कुल भी नहीं ले सकती। अच्छा, दूसरा परचेज कहाँ लिखा था, यहाँ पर 2 लाख रुपए का जो परचेज हुआ था, तो जरा ये लाइन पढ़ो ध्यान से। सब्सिक्वेंटली ही बॉट मेंस गारमेंट्स ऑफ 2 लाख रुपीज फ्रॉम सतीश। अच्छा, जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि ये कैश में पेमेंट हुआ था या क्रेडिट में हमने परचेज किया था, ऐसा कुछ लिखा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। तो अब मैंने ये कैसे मान लिया कि मैंने क्रेडिटर पहले ही कैसे लिख दिया सतीश को? ध्यान दो, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, जो जिसमें कि बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अभी सुन लो एंड क्लियर हो जाएगा जिंदगी भर के लिए ये, कि इसको जज कैसे करते हो आपकी कोई भी चीज क्रेडिट में या कैश में अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो। पहला सिनारियो सबसे इजी क्या हो सकता है, इफ इट इज स्पेसिफाइड, इफ स्पेसिफाइड। मैं अभी यहाँ रफ में लिख रही हूँ, बट डोंट वरी अबाउट इट। जब मैं इसे आपको दूंगी फेयर में, तो इसे अच्छे से लिख के दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, ऑफ कोर्स, एंड कमेंट में भी बताना कैसा लगा आपको। And finally, if you want to join my paid batches and do the classes on a specific time, daily, और टेस्ट चाहिए आपको, हर चीज चाहिए एंड मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू मेल मी ऑन द ईमेल आईडी दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, चलो, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आपको रोज पढ़ने को एक ही टाइम पे मिलेगा, तो आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो, नाउ इफ स्पेसिफाइड, अगर ये बात स्पेसिफाइड है कि जो परचेज या फिर सेल हुआ है, मैं ये दोनों की बात कर रही हूँ, चाहे परचेज या सेल, दोनों केसेस में आपको ये चीज देखनी है कि ये जो परचेज हुआ है या सेल हुआ है, ये कैश में हुआ है या फिर क्रेडिट में हुआ है। ये बात स्पेसिफाइड है अगर, तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जो लिखा है वो मानो, जो लिखा है वो मान लो। Now what do I mean by this? फर्स्ट लाइन में जो हमने लिखा था कि ये पेड है 4 लाख रुपीज का परचेज, दैट मीन्स दिस वॉज इन कैश, तो हमने मान लिया कि क्रेडिट था ही नहीं, क्योंकि स्पेसिफाइड है तो कैश मान लिया। लेकिन प्रॉब्लम तो किधर आई, ये सेकंड वाली जगह पर, जहां सबसिक्वेंटली लिखा है कि उसने खरीदा मगर कैश या क्रेडिट स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे ये क्या है? वो वहां पर आता है मेरा सेकेंड सिनेरियो। अब मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान दो कैसे पता करोगे। इफ नॉट स्पेसिफाइड, क्या नहीं स्पेसिफाइड है कि जो परचेज या फिर सेल हुई है वो वो कैश पे है
या फिर क्रेडिट पे, वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा एक चीज, क्या कि क्या पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या। ध्यान से देखो, इफ पार्टी नेम गिवन, पार्टी कौन है, कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस जिसका नाम दिया हो। जैसे यहाँ पे मेरी सेकंड वाली लाइन में लिखा है ना कि सब्सिक्वेंटली ही बॉट 2 लाख रुपीज का सामान फ्रॉम सतीश। सतीश इज माई पार्टी का नाम, सतीश इज द पार्टी जिससे मैंने खरीदा है, तो पार्टी का नाम दिया है। तो इस केस में हमेशा माना जाता है कि ये जो है वो क्रेडिट पर परचेज हुआ है। ठीक है। अगर दूसरे सिनारियो में पार्टी का नाम नहीं दिया है, इफ पार्टी नेम नॉट गिवन, तो हम क्या मानेंगे कि ये कैश में हुआ है। समझ आई बात। अब ये क्यों हो रहा है, छोटा सा लॉजिक भी दे दे रही हूँ आपको। देखो, जब भी क्वेश्चन में पार्टी का नाम दिया है तो वो ऑब्वियसली चाहता है आप उसे मानो कि वो क्रेडिट पर है। क्यों? क्योंकि बुक्स में हमेशा कोई भी चीज अगर क्रेडिट में है तो मेरे पास नाम होना चाहिए ना कि किस बंदे से खरीदा है या किस बंदे को बेचा है, तभी तो मैं उससे बाद में पेमेंट कलेक्ट या फिर उसे पेमेंट पहुंचा पाऊंगी। नाम होना जरूरी है क्रेडिट के केस में। ठीक है। और अगर कोई नाम नहीं दिया है तो मैं सिंपली मान सकती हूँ, फिर तो कुछ भी क्रेडिट पे मानने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली मान लो कि कैश में है। जैसे जैसे यहाँ पर अगर दिया होता कि सब्सिक्वेंटली ही बॉट मेंस गारमेंट्स ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज, बस यहाँ तक लिखा होता, कोई पार्टी का नाम नहीं होता, तो मुझे कैसे पता चलता अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते टाइम कि ये मुझे पेमेंट करना किसको है, तो मैं उसे इसीलिए कैश मान लेती कि वो झंझट ही खत्म, क्रेडिट वाला। ठीक है। लेकिन अगर क्रेडिट बोल रही हूँ ना तो आई शुड नो द नेम ऑफ द पार्टी। बस यही यहाँ पर लॉजिक हमने लगाया है कि यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है इसीलिए हम उसे क्रेडिट पे मानते हैं। एंड ये कहीं पर भी एज सच आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता आपकी बुक में लिखा है या नहीं, बट यही रूल होता है। ठीक है। नहीं दिया होता तो कैश मान लेते, झंझट ही खत्म, कि हमको मानना ही नहीं है क्रेडिट है। ठीक, क्योंकि हमें पार्टी का नाम पता नहीं है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। और अगर स्पेसिफाइड है देन वेल एंड गुड, कुछ देखना ही नहीं है फिर उस केस में। तो सिंस यहाँ पे हमें पार्टी का नाम दिया हुआ है, सतीश का नाम दिया है, तो हमारा बड़ा प्यारा सा क्रेडिटर आ जाता है पिक्चर में, 2 लाख रुपए का सतीश। तो यहाँ पर पेन का कलर चेंज हो गया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सतीश इज द क्रेडिटर, और वो भी कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। ठीक है। आई होप आपको ये रूल एकदम क्लियर हुआ है। अभी जब हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, पढ़ो इसे। अब मैं हाईलाइटर का कलर चेंज कर लेती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कौन है हमारा डेटर एंड व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम। ठीक है। अब इस बार डेटर पूछा है हमसे, तो जरा ध्यान से देखो, डेटर कौन होता है, जिस बंदे ने मेरे से सामान उधार पर लेके गया है, अगर वो सेल किया है मैंने उधार पर, तो फिर वो मेरा डेटर हो जाता है। ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने सेल यहाँ पर लिखी है एक, 1.5 लाख रुपए की सेल हुई थी ऑन क्रेडिट टू राजेश। स्पेसिफाइड है, बढ़िया। स्पेसिफाइड है, क्रेडिट पर है, तो मान लो कि 1.5 लाख रुपए का तो मेरा एक राजेश नामक डेटर है ही है। आगे देख लेते हैं क्या हमने कुछ और सेल की बात करी हुई है, तो हाँ, आप यहाँ पर पढ़ो, लेटर ऑन सम गारमेंट्स विच कॉस्ट रुपीज 1,20,000 वर सोल्ड फॉर 1,30,000। भाई साहब, ध्यान दे दो यहाँ पर कि 1,30,000 रुपीज की सेल बता रखी है मुझे यहाँ पर, और पार्टी का नाम नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं लिखा है। सबसे पहले तो ये देखो कि सिनेरियो कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि इट इज इन कैश और इट इज इन क्रेडिट, तो मैं सेकेंड वाले केस पे आ जाऊंगी और यहाँ पर भी देखूंगी कि पार्टी का नाम इज नॉट गिवन, द नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन, हेंस आई अज्यूम कि दिस हैज टू बी ऑन कैश, क्योंकि अगर क्रेडिट पे होता तो मुझे नाम तो स्पेसिफाई करता ना कि किससे मुझे पेमेंट कलेक्ट करना है बाद में। ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये, एंड मजा भी आया होगा इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि थोड़ा सा बुक से अलग हटके। और अगर मजा आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन अगर आप मुझे लिखते हो कुछ अच्छा सा। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कुछ भी पार्टी का नाम स्पेसिफाइड नहीं है, कैश क्रेडिट कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, सिंपली मान लो कैश में पेमेंट, हमको पेमेंट मिल गया था तुरंत ही, और इसको रफा दफा करो, डेटर में मत इंक्लूड करो, तो मेरा ओनली डेटर कौन हुआ, राजेश, 1.5 लाख रुपए का। लिख लो चुपचाप से, राजेश इज द डेटर, कितने का, 1,50,000 रुपीज। ओके। अब आ जाते हैं हम लोग की टोटल हमारे एक्सपेंसेस कितने के हैं। तो एक्सपेंसेस में कौन कौन आता है,
अगर मैंने कोई चीज परचेज करी, कोई चीज का मतलब क्या, गुड्स, सिर्फ और सिर्फ गुड्स जो मैं रीसेल करना चाहती थी, या फिर रॉ मटेरियल जो मैंने परचेज किया जिसमें प्रोसेस करके बेचना चाहती थी आगे, तो उसे हम एक्सपेंस मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, मैं उसको सेल करके पैसे अर्न करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू अर्न सम रेवेन्यू, हेंस इट इज नोन एज एन एक्सपेंस। तो जो मैंने यहाँ पे परचेज किया था ना 4 लाख रुपए का, वो एक हो गया मेरा पहला एक्सपेंस, ठीक है, द परचेज। वो दूसरा, मैंने कहीं और परचेज किया था क्या? बिल्कुल किया था। ये जो 2 लाख वाला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सतीश से जो करा था, वो भी एक परचेज है, एंड हेंस वो भी मेरा एक एक्सपेंस हो जाता है। डजेंट मैटर कैश में हो क्रेडिट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चा तो हो ही गया है, ठीक है, अभी नहीं पे करेंगे, बाद में पे करेंगे, लेकिन परचेज तो है ही है, एंड हेंस उसे हम एक्सपेंस मानेंगे ही मानेंगे। तो 4 लाख प्लस 2 लाख ये दोनों हो गए। उसके बाद स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड वर्थ 15,000 रुपए के एक्सपेंसेस मैंने और पे किए कहीं कहीं, जिसका नाम नहीं मेंशन्ड है, बट एक्सपेंस है, ये पक्का पक्का मेंशन्ड है 15,000 रुपए के। अच्छा, जरा एक लाइन पे और ध्यान दो यहाँ पे, जहां मैं आपको रेड अलर्ट करना चाहूंगी, रेड अलर्ट तो नहीं, पिंक अलर्ट मान लो, पिंक से हाईलाइट करूंगी कि आग लग गई ऑफिस में एंड स्टॉक ऑफ गारमेंट्स वर्थ 1 लाख रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का सामान पूरा खत्म हो गया। क्या मेरी इच्छा थी क्या कि मैं ये 1 लाख रुपए मेरे डूब जाए? कुछ रेवेन्यू ऑन हो रही है क्या? ऐसा नहीं, ये मेरा लॉस है, इसको लॉस कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। अ, बस इतना ही मुझे बताना था, एंड क्योंकि मैंने इसके जस्ट पहले वाले में आपको बताया था कि लॉस एंड उसमें क्या फर्क होता है एक्सपेंसेस में, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है ना, कंफ्यूजन हो जाए इंसान को। चलो, सिंपली हम लोग अपने एक्सपेंसेस का टोटल करके लिख लेते हैं यहाँ पे। एक्सपेंसेस का टोटल है, कैश के परचेजेस हो आपके, चाहे क्रेडिट के परचेजेस हो, चाहे आपके कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हो, ठीक है, आप इसे मिसलेनियस मान सकते हो, जब जहां पर कुछ भी मेंशन नहीं हो ना, यू कैन कॉल इट एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आई डोंट नो मैं टेक्स्ट के सामने आ रही हूँ कि नहीं, बट ऐसा कुछ इधर लिख नहीं रही हूँ मैं। तो 4 लाख रुपए के मेरे कैश परचेजेस थे, 2 लाख रुपए के मेरे क्रेडिट परचेजेस थे, और 15,000 के मिसलेनियस। लॉस को इंक्लूड मत कर देना बेटा, बार बार बोल रही हूँ, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ये भी हो गया, एंड फाइनल हम सेवेंथ वाला भी लिख लेते हैं। वो तो काफी इजी है, हमने पहले ही लिख रखा है कि ड्राइंग्स कितनी करी थी गोपाल ने। तो ड्राइंग्स है भैया हमारी 20,000 रुपए की, बस, इसके अलावा और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं ड्राइंग्स रुपीज 20,000 रुपीज की सजा के लिख लेना, बस। ये क्वेश्चन होता है खत्म। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस में। वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर नाउ अलोंग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड आई नाउ सी यू फॉर द नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सी यू देन।